Hello students. So in today's class we will be discussing effect of temperature on rate of reaction, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो इस टॉपिक को समझने से पहले आप एक बात अपने माइंड में क्लियर करेंगे कि जो इफ़ेक्ट टेम्परेचर का रेट पर होगा वही रेट कांस्टेंट पर भी होगा. ऐसा कैसे कह रहे हैं हम? क्योंकि रेट जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट कांस्टेंट के. रेट एक्सप्रेशन में आप यही लिखते हैं. सो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के. दैट्स वाई इस टॉपिक को हम नाम दे सकते हैं डिपेंडेंसी ऑफ के ऑन टेम्परेचर. ठीक है. अब यहाँ पर दो तरीके की डिपेंडेंसीज आप देखेंगे. एक अप्रॉक्स डिपेंडेंसी एंड सेकेंड इज एक्यूरेट डिपेंडेंसी. एक्यूरेट डिपेंडेंसी आप आर्हीनियस इक्वेशन से निकालेंगे एंड अप्रॉक्स डिपेंडेंसी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अभी, जो एक सिंपल लॉ से दी जाएगी. जर्नली क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे आप कि 10 डिग्रीज टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट जो है डबल होता है. जनरली ऐसा होता है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हैं रेट डबल हो जाता है. दैट्स वाई रेट कांस्टेंट के भी आपका डबल हो जाता है. ठीक है. और बहुत रेयर ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर रेट जो है वो ट्रिपल भी हो सकता है. सो दैट्स वाई के भी आपका ट्रिपल हो सकता है. तो मोस्टली आपको एनसीईआरटी में यही मिलेगा कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस रेट गेट्स डबल्ड एंड रेट कांस्टेंट आल्सो गेट्स डबल्ड. ठीक है. तो ये बात सारी समझने के लिए आप इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट से ये बात आप सारी एक्सप्रेस करेंगे. आपसे अगर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा ये चीज़. टेम्परेचर कोफिशिएंट जो कि रेशियो होती है रेट कांस्टेंट्स की. ठीक है. टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर टी. तो टेम्परेचर टी आपका क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस है, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू है टेम्परेचर की. ठीक है. एंड 10 डिग्रीज इंक्रीज करने पर 35 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा. ठीक है. तो 35 डिग्री सेल्सियस पर जो रेट कांस्टेंट होगा रिएक्शन का डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस. दिस इज योर टेम्परेचर कोफिशिएंट. अब यहाँ पर क्या होता है मोस्टली कि टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू 2 रहती है एंड वो वेरी कर सकती है 2 से 3 के बीच में इन सम केसेस. तो मोस्टली आपके पास 2 होती है टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू. तो यहाँ पर अब ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू एक्चुअली आपको क्या बता रही है. ठीक है. सबसे पहले समझेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पर 2 ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड पे आपने 2 लिखा इज इक्वल्स टू, अब क्या है यहाँ पर राइट हैंड साइड पे दिस. अब आप क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को यहाँ पर 2 के साथ ले जाएंगे अगर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू के इंटू टी इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड पे आपका, सॉरी राइट हैंड साइड पे ये रह गया. ये इस बात से आप क्या समझ रहे हैं कि आपका जो रेट कांस्टेंट है 35 डिग्री सेल्सियस पर वो डबल हो गया है रेट कांस्टेंट के एट टेम्परेचर टी 25 डिग्री सेल्सियस से. समझ रहे हैं? तो आप यहाँ से क्या समझे कि टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू अगर 2 है तो आपका रेट कांस्टेंट डबल हो जा रहा है. ठीक है. आगे आपको और समझ में आएगा एग्जांपल्स के साथ. देखिए यहाँ पर अगर हम ले रहे हैं वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट 2, तो 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर था आपने इंक्रीज़ कर दिया बाय 10 डिग्री सेल्सियस, 10 से 20 पर गए आप. फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर के की वैल्यू के हम ले रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस पर, तो 20 पर जाने पर क्या हो रहा है, वो डबल हो जा रही है, 2K हो जा रही है. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू 2 है. फिर आपने 10 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज़ किया, 20 से 30 गए, फिर आपका यहाँ से के की वैल्यू इंक्रीज़ कर गई, डबल हो गई, 2K से 4K हो गई. समझ आ रही है बात? इफ़ इन केस की अगर आपकी टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू 3 रहती, ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते 10 से 20 पर ले जाते एंड इनिशियली अगर के की वैल्यू आप के ले रहे हैं तो वो ट्रिपल हो जाएगी, के से 3K हो जाएगी. फिर अब अगर आप 10 डिग्रीज टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो 3K से वो 9K हो जाएगी. ऐसा क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू 3 है. तो आप यहाँ से सिंपल सी एक छोटी सी बात अपने माइंड में बिठाएंगे कि वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट इम्प्लाइज इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस देन द रेट एज वेल एज रेट कांस्टेंट के चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर कोफिशिएंट वैल्यू.
समझ में आ रही है बात। आपने टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस ही इंक्रीज़ करना है, 10 का गैप ही है टेम्परेचर में, लेकिन आपका रेट और रेट कांस्टेंट किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग। समझ में आ रही है बात। तो ऐसे ही इसी के बेसिस पर 1 मार्क में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, कई बार न्यूमेरिकल की फॉर्म में पूछ लेते हैं। सो लेट्स सी द न्यूमेरिकल, तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी ये चीज़। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 2. If the rate of reaction at 20 degrees Celsius is x, find the rate at 80 degrees Celsius. अब टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू 2 दे दी उसने, ठीक है। तो आप यहाँ से एक बात समझ लेंगे कि रेट और रेट कांस्टेंट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट चेंज होगी। तो अगर उसने रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है आपको x 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो रेट आपको 80 डिग्री सेल्सियस पर फाइंड आउट करना है। अब 20 से 80 आपको स्टेप वाइज स्टेप जाना पड़ेगा, ठीक है, 10 के गैप में, क्योंकि आपने लॉ किसके लिए पढ़ा हुआ है, ये 10 डिग्रीज टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आपका रेट जो है वो अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर कोफिशिएंट वैल्यू चेंज होगा। सो यहाँ पर देखेंगे आप, स्टेप्स में करेंगे क्वेश्चन। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पर रेट आपका गिवन था x, 20 से 30 गए, 2x हो गया, डबल हो गया, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू 2 है। फिर 20 से 40 गए, 2x से 4x हो गया, 40 से 50 गए, 4x से 8x हो गया, 50 से 60 गए, 8x से 16x हो गया, 60 से 70 टेम्परेचर हुआ तो 16x से 32x हो गया, फिर 70 से 80 गया तो फिर ये इसका डबल हो जाएगा, 32 इंटू 2 64x हो गया। तो इस तरीके से फाइनली आपने 80 डिग्री सेल्सियस पर रेट फाइंड आउट कर लिया, 64 टाइम्स हो गया इनिशियल रेट के। समझ में आ रही है बात। सो सिंपल सी चीज़ है, काफ़ी इजी है। सो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन अब नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एक्यूरेट डिपेंडेंसी ऑफ के ऑन टेम्परेचर, जो कि आप आर्हेनियस इक्वेशन से पढ़ेंगे। सो आर्हेनियस इक्वेशन आपकी क्या है, इट सेज कि आपका जो रेट कांस्टेंट के है, इट इज़ इक्वल्स टू a डॉट ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहाँ पर ए जो है आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर या फिर आर्हेनियस फैक्टर आप बोलते हैं इसे, ठीक है। और ये टर्म जो है ये आपको आगे पता चलेगी कि ये चीज़ आपको क्या इम्प्लाई कर रही है। सो आर्हेनियस इक्वेशन अब आई कहाँ से, ये चीज़ समझने के लिए आपको थोड़ी सी कॉलिजन थ्योरी के बारे में जानना ज़रूरी है। कॉलिजन थ्योरी आप अब तक जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं 11th क्लास से, कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे कोलिजन्स जो हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में वो इफ़ेक्टिव कोलिजन्स हो। ज़रूरी नहीं है कि सारे कोलिजन्स आपको रिएक्टेंट के प्रोडक्ट बना के दे देंगे, ठीक है। अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो मॉलिक्यूल्स जो है एक प्रॉपर एंगल पर कोलाइड करने चाहिए, प्रॉपर एनर्जी के साथ कोलाइड करने चाहिए, उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप कोलिजन थ्योरी में पढ़ेंगे, ठीक है। अब कोलिजन थ्योरी की यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है, दैट द रेट इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू पी जेड ऑफ ए बी ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहाँ पर आपको ये टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। अभी P जो है आपका वो स्टीरिक फैक्टर है, मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी स्टीरिक हिंड्रेंस है उस बारे में आपको इंडिकेट कर रहा है। Z ऑफ ए बी दैट इज़ फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या हैं आपके A और B, ठीक है, A B आपके मॉलिक्यूल्स डिनोट कर रहे हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज Z। नाउ E रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी क्या है, आपके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास प्रॉपर एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी के बारे में भी आप आगे डिस्कस होगा। तो सबसे पहला पॉइंट कोलिजन थ्योरी के बारे में यहाँ पर ये कह रहा है कि सारे, नॉट ऑल द कोलिजन्स आर इफेक्टिव ड्यूरिंग द रिएक्शन। सेकेंड बात यहाँ पर है, फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स, इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए अब क्या ज़रूरी है, इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन ज़रूरी है, ठीक है। दैट इज़ मॉलिक्यूल्स प्रॉपर तरीके से आपके आकर कोलाइड करने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल ओरिएंटेशन के बारे में अगर हम बात करें तो मैं इस तरीके से ए और ए मॉलिक्यूल यहाँ पर लिख लूँ और यहाँ पर आपके बी और बी मॉलिक्यूल, तो ये क्या है, प्रॉपरली आपके आकर टकराएंगे, प्रॉपरली कोलाइड करेंगे और आपको इस तरीके से प्रोडक्ट बनाकर दे देंगे।
कोई भी हिंड्रेंस नहीं है इनके बीच में, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है। अब इफ़ेक्टिव कोलिजन्स तो आपको मिल रहे हैं। अगर हम एग्जांपल देखें कि अगर कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं हो, वो क्या केस हो सकता है, जैसे कि अगर मॉलिक्यूल्स इस तरीके से आ गए, ए, बी और बी, ठीक है। तो ये वाला जो ए और बी है ये मिलकर एक सेट बना लेगा, एक मॉलिक्यूल बना लेगा। हाउ एवर ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन यहाँ पर नहीं है। देख रहे हैं आप यहाँ पर जिस तरीके से ये इनकी ये प्रॉपरली एक सेट नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा। या फिर इस तरीके से हो कि ए और ए इस तरीके से, यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है, और बी मैं इस तरीके से लिख दूँ, ठीक है। तो ए और बी एक सेट तो बन जाएगा यहाँ पर, लेकिन ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगी टू रिएक्ट ए एंड बी टुगेदर, ठीक है। तो अब बात करते हैं एनर्जी के बारे में। अब क्या होता है, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट बनाने के लिए एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिसे आप कह सकते हैं कि एक एनर्जी बैरियर है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में, ठीक है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एनर्जी बैरियर है, एंड ये एनर्जी बैरियर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाई जाती है, ठीक है। तो आप ग्राफ से ही समझ सकते हैं, हो सकता है आपने पहले भी देखा होगा इस तरीके का ग्राफ। एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में मैं ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ। तो ये आपका रिएक्टेंट है। फॉर एग्जांपल इनके पास इनिशियली 10 जूल्स ऑफ एनर्जी थी, इनकी इंटरनल एनर्जी। नाउ यहाँ से प्रोडक्ट तक पहुँचने के लिए फॉर एग्जांपल इन्हें 100 जूल्स यहाँ पर एनर्जी चाहिए। तो ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। तो ये इतना आपका 100 जूल्स तक पहुंचने के लिए ये एनर्जी बैरियर हो गया, ठीक है। एंड नाउ यहाँ से फिर नीचे उतरकर आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर टर्म्स आती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, डेफिनेशन से अगर हम देखेंगे कि इट इज़ द मिनिमम एनर्जी दैट द मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस फॉर द इफेक्टिव कॉलिजन्स। इफेक्टिव कॉलिजन्स के लिए मिनिमम टोटल एनर्जी जितनी चाहिए वो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाई जाती है। जैसे कि ग्राफ से आप देखेंगे, रिएक्टेंट्स के पास इनिशियली 10 जूल्स थी। नाउ इनको यहाँ से ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँचने के लिए फॉर एग्जांपल 90 जूल्स और चाहिए, ठीक है। तो टोटल आपका इस पॉइंट से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा 10 + 90 आपका टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगी, ठीक है जी। नाउ एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू रीच टू द ट्रांजिशन स्टेट टू गिव द प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स के पास यहाँ पे इतनी एनर्जी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी दैट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ग्राफ से आप क्लियर रखेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से कहाँ तक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहाँ से कहाँ तक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी आप टोटल यहाँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट से एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट तक ले लेंगे, ठीक है, विदाउट एनी कन्फ्यूजन, ठीक है। चलो अब यहाँ से अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहें इस फॉर्मूला से, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज इंटरनल एनर्जी। इस बात का आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब बात आएगी कि यहाँ पर ये चीज़ें तो आपकी बेसिक हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है यहाँ पर वो ये है कि कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होगी जो कि इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे। यू नीड द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कैन पास द एनर्जी बैरियर। तो ये चीज़ भी आपको कोलिजन थ्योरी से मिलेगी। सो लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट थ्रू द ग्राफ फ्रॉम कोलिजन थ्योरी। यहाँ पर आपको ये ग्राफ देखने को मिल रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ये ग्राफ है, ठीक है। दो कर्व्स आपको दिख रहे हैं, दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर ये हैं, ठीक है। पहला जो कर्व है वो आपका टेम्परेचर T1 पर है, दूसरा आपका जो कर्व है टेम्परेचर T2 पर है, एंड टेम्परेचर T2 इज़ हायर देन टेम्परेचर T1, ठीक है। ये जो कर्व है ये हायर टेम्परेचर पर, T2 इज़ हायर देन T1। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब आप यहाँ पर कर्व्स देख रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात एनर्जी बैरियर हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ये जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, फॉर एग्जांपल ये 100 किलो जूल्स है, ठीक है।
तो टेम्परेचर T1 पर ये कर्व जा रहा है, देखेंगे आप यहाँ से ये कर्व जा रहा है एंड दिस इज़ थ्रू दिस। फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अब अगर देखेंगे जो एक्टिवेशन एनर्जी को पार कर पा रहे हैं एट टेम्परेचर T1 इज़ दिस। फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पर हैं जो कि एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर, जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पा रहे हैं एट टेम्परेचर T1। T2 टेम्परेचर पर जब आप कर्व देखेंगे, T2 टेम्परेचर पर कर्व जो है थोड़ा ऊपर है। फॉर एग्जांपल तो यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, देखेंगे आप यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1000 मॉलिक्यूल्स हैं एट टेम्परेचर T2 जो एक्टिवेशन एनर्जी को पार कर पा रहे हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इनके पास जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है, ठीक है, जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे टू गिव द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर आपको ये मैं चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ इस पीक से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये आपके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हैं, बट ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है जो कि एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पा रहे हैं, क्योंकि एनर्जी बैरियर हमने 100 किलो जूल्स सेट किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो आपकी फॉर एग्जांपल 25 किलो जूल्स में यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी ले लूँ तो इट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास 25 किलो जूल्स आपकी एनर्जी है। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। आपको सिर्फ ये पार्ट देखना है, एक्टिवेशन एनर्जी से आगे वाला पार्ट। क्लियर हो गई बात इस ग्राफ में। चलो जी, अब क्या हुआ कि बोल्ट्जमान ने कैलकुलेशन करी। सो फ्रॉम द बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन आपको क्या देखने को मिला कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके जो क्रॉस कर पा रहे हैं एनर्जी बैरियर को, वो किसके इक्वल हैं? इट इज़ इक्वल्स टू e⁻⁻ सो जितने ज़्यादा ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उतनी ज़्यादा कॉलिजन्स पॉसिबल होती हैं, एंड जितनी ज़्यादा कॉलिजन्स होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में उतना ज़्यादा रेट होगा एंड उतना ज़्यादा रेट कांस्टेंट होगा। दैट्स वाई वी कैन राइट आर रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दीज नंबर टू दीज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड वी कैन से के रेट कांस्टेंट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दीज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो वी कैन राइट, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप हटा देंगे, k इज इक्वल्स टू a.e⁻⁻ एंड दिस इज़ योर आर्हीनियस इक्वेशन। एंड यहाँ से अगर आप k और टेम्परेचर के बीच में कर्व देखेंगे, सो इट इज़ अ राइजिंग कर्व, ठीक है। दैट इज़ टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेट कांस्टेंट आपका बढ़ेगा। क्लियर हो गई बात। अब क्या है कि ये जो आर्हीनियस इक्वेशन है ये कैलकुलेशंस करने में यहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी होगी, तो इसको सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। तो इसे कैसे सिंप्लीफाई किया गया है, कैसे ग्राफ जो हैं प्लॉट किए गए हैं, ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है यहाँ पर। सो हम क्या करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों तरफ हमने नेचुरल लॉग ले लिया। लॉग ऑफ k इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a.e⁻⁻ सो लॉग आप सॉल्व कर सकते हैं। इनटू में था तो राइट हैंड साइड पे लॉग a प्लस लॉग ऑफ e⁻⁻c/rt हो गया, ठीक है। अब क्या है, लॉग e⁻⁻ कोई भी पार होती है तो वो लॉग के सामने लिखी जाती है, ये बात आप जानते हैं, मैथमेटिकल सी चीज़ है ये। तो क्या हो गया, लॉग ऑफ a पार क्या थी -EA/RT, तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस का EA/RT, बचा क्या लॉग ऑफ e, तो लॉग ऑफ e मैंने इस तरीके से साथ में लिख दिया। ना आपको पता होना चाहिए कि लॉग ऑफ e की वैल्यू 1 होती है आगे जाकर, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, लॉग ऑफ a माइनस हमने क्या किया EA/R को एक साथ लिख दिया एंड 1/t को मैंने यहाँ पर इस तरीके से अलग से लिख दिया, बचा क्या लॉग ऑफ e। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसे रीअरेंज करके लिखूँगी। एंड ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो ये इक्वेशन है एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करना है, एंड स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपकी होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। अब ये टर्म्स क्या है ये आपको भी पता चलेगा, मैथ्स में वैसे आप पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर स्टेप देखेंगे, लॉग ऑफ k इज इक्वल्स टू ये वाली जो टर्म थी ये मैंने पहले लिख दी, माइनस का EA/R 1/t, लॉग ऑफ e की वैल्यू 1 लिखी हुई है मैंने यहाँ पर, प्लस का बचा हुआ क्या है लॉग ऑफ a मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है जी। अब इसे कंपेयर करेंगे आप, लॉग ऑफ k जो है आपका y कोऑर्डिनेट पर, y एक्सिस पर रखेंगे आप जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, 1/t इज़ योर x एक्सिस पे, ठीक है।
एंड आपका माइनस का ई ए अपॉन आर जो है ये स्लोप है एम, ठीक है, एम से डिनोट होता है स्लोप, एंड लॉग ऑफ ए आपका इंटरसेप्ट है जब आप ग्राफ में देखेंगे। सो लेट्स सी ग्राफ, लॉग ऑफ के 1/t के बीच में आपका ग्राफ होगा, ये दोनों वेरिएबल्स हैं पूरी इक्वेशन में। लॉग ऑफ ए आपका इंटरसेप्ट था वाई एक्सिस पर, ठीक है, सी, एंड यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है बट स्लोप जो है इसका नेगेटिव में है, तो मैं इस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ करूँगी डाउनवर्ड्स। तो स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस का ई ए अपॉन आर। तो अगर यहाँ से स्लोप की वैल्यू आपको पता है, यू कैन कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ से इसका ये यूज़ है, इस ग्राफ का ये यूज़ है कि आप एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? नाउ अभी भी अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम इस इक्वेशन से इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम क्या करते हैं, नेचुरल लॉग को log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, एंड ये करने के लिए आप जानते हैं 2.303 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स सी कि व्हाट वी आर डूइंग। आपके पास इक्वेशन थी अभी तक कि log ऑफ k इज इक्वल्स टू log ऑफ a माइनस का ई ए अपॉन आर 1/t। 2.303 से मैंने ये वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, एंड log ऑफ a को भी 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, log बेस 10 साथ में लग जा रहा है, माइनस का ई ए अपॉन आर वैसे ही चल रहा है साथ में। अब आपने क्या करना है, अब अभी भी आपकी ये कैलकुलेशन ईजी नहीं है, 2.303 को आपने इतनी बड़ी नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है बार बार, तो आप क्या कर रहे हैं कि इसको कॉमन निकाल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 2.303 से। ऐसा करने पर यहाँ से ये कट हो जाएगी टर्म, यहाँ से ये कट हो जाएगी, एंड इस वाली टर्म के साथ डिनोमिनेटर में 2.303 आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ 2.303 नहीं था तो वो डिवीजन में आ गया, ठीक है। इतनी बात माइंड में रखेंगे कि आपने पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर देना है। ऐसा करने पर अब फिर से ये इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर हो सकती है। लॉग ऑफ के जो है आपका वाई एक्सिस पर लेंगे आप, लॉग ऑफ ए आपका फिर से इंटरसेप्ट है, माइनस का ई ए अपॉन 2.303 आपका स्लोप है एम, एंड 1/t इज़ योर एक्स एक्सिस पे जो आप लेंगे वो चीज़ है, ठीक है। तो y और x आपके वेरिएबल हैं यहाँ पर, बाकी सारा स्लोप एंड इंटरसेप्ट की बात है। सो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो ग्राफ आप देख सकते हैं, log बेस 10 ऑफ k 1/t के बीच में ग्राफ है, log बेस 10 ऑफ a आपका इंटरसेप्ट है y एक्सिस पर, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है विद द नेगेटिव स्लोप, तो आपका डाउनवर्ड इस तरीके से लाइन ड्रॉ होगी, एंड स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस का 2 ई ए अपॉन 2.303 आर, ठीक है। अब फिर से आप एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ स्लोप। तो ये बातें क्लियर हुई यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने का यूज़ क्या था कि आप ग्राफिकली एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि आपका जो रिएक्शन आपकी इक्वेशन में जो ए और ई ए ये जो दोनों टर्म्स हैं ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मानी जाएगी, अनलेस कि ये आपका मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये आपका क्या है कि आर्हेनियस फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ठीक है, एंड ई ए आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर स्टूडेंट्स वो ये है, जहाँ से क्वेश्चन भी आपके पास बनेंगे कि आप जो है रेट कांस्टेंट्स एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पर देखते हैं, ठीक है, उनके लिए आर्हेनियस इक्वेशन लिखते हैं। वहाँ से जब आप सॉल्व करती हैं चीज़ें तो आप एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक और इजी मेथड है टू कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम क्या कर रहे हैं, रेट कांस्टेंट K1 ले रहे हैं एट टेम्परेचर T1, रेट कांस्टेंट K2 एट टेम्परेचर T2 वेयर T2 इज़ ग्रेटर देन T1। अगर T2 ग्रेटर देन T1 है तो हम जानते हैं कि K2 विल आल्सो बी ग्रेटर देन K1। अब आपने इन दोनों कंडीशंस के लिए आर्हेनियस इक्वेशन लिखनी है। आर्हेनियस इक्वेशन इज़ log बेस 10 ऑफ K1 पुट करेंगे आप पहली कंडीशन के लिए, इज इक्वल्स टू माइनस का ई ए अपॉन 2.303 आर T1 प्लस log बेस 10 ऑफ ए। सेकेंड कंडीशन log बेस 10 ऑफ K2 इज इक्वल्स टू माइनस का ई ए अपॉन 2.303 आर T2 प्लस log बेस 10 ऑफ ए। सेकेंड में से आप फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसा जब आप करते हैं सो व्हाट यू गेट, सब्ट्रैक्ट करने पर दैट इज़ log बेस 10 ऑफ K2 माइनस log बेस 10 ऑफ K1
लॉग जो है सब्ट्रैक्शन में डिवीजन में लिखा जाता है, दैट इज़ लॉग बेस 10 ऑफ K2 डिवाइडेड बाय K1 हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड पे इज इक्वल्स टू, जब आप ये दोनों टर्म्स सब्ट्रैक्ट करेंगे राइट हैंड साइड वाली, तो सब्ट्रैक्शन में ये दोनों टर्म्स कट हो जाएंगी, बचेगी ये दोनों टर्म्स, ठीक है। तो इसे जब आप रीअरेंज करके लिखेंगे यू विल गेट EA/2.303 RT1 का EA/2.303 RT2। ये जो टर्म है EA/2.303 ये आपकी कॉमन है दोनों में, तो आप इसे बाहर निकाल लेंगे EA/2.303 ब्रैकेट में बचा आपके पास 1/T1 यहाँ से एंड 1/T2 यहाँ से। सो ये चीज़ काफ़ी ईजी हो जाती है आपकी अगर आप ऐसा करते हैं कि एट टू डिफरेंट कंडीशंस पर, टू डिफरेंट टेम्परेचर्स पर आपसे जब पूछा जाता है क्वेश्चन, यू कैन फाइंड आउट द एक्टिवेशन एनर्जी। एंड कई बार आपसे टेम्परेचर भी पूछ लिया जाता है कि एट व्हाट टेम्परेचर, टेम्परेचर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से आपके डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे अगर एक्टिवेशन एनर्जी के बेसिस पर आपसे कुछ पूछा जाता है, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है आपकी, अगर फाइंड आउट करने के लिए बोली होगी कि फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको किलो जूल्स में फाइंड आउट करनी होती है। अपने आंसर को आप किलो जूल्स में कन्वर्ट करेंगे लास्ट में, ठीक है। आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा आपको, बट फ़िलहाल के लिए मैं बता दूँ एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो किलो जूल्स में होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे मेंशन करती हूँ कि आर जो गैस कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल्स, ठीक है। ये आपका जूल्स में है। अब क्या होता है क्वेश्चन में कई बार क्या है कि आपका एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, एंड आपको टेम्परेचर के बारे में क्वेश्चन करना होगा कि टेम्परेचर फाइंड आउट करना होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी आपकी किलो जूल्स में गिवन होगी एंड आर जो है आपका जूल्स में गिवन होगा, जूल्स में होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किलो जूल्स को फिर जूल्स में कन्वर्ट करना होगा अगर आपका टेम्परेचर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपकी EA और R जो है जूल्स में होनी चाहिए, सेम यूनिट्स होनी चाहिए ना, अगर ये दोनों की वैल्यूज़ आप पुट कर रहे हैं। अगर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट्स, तो आगे जब आप क्वेश्चन करेंगे यू विल गेट मोर क्लियर इनटू इट, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे इसके बेसिस पर। फिलहाल के लिए कॉन्सेप्ट अपने माइंड में क्लियर रखिए, ये कॉन्सेप्ट था, आगे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। सो टिल देन मेक योर शॉर्ट नोट्स एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।